कि एक तरफ ईश्वर है जिसने नियम कानून कायदे बना के रखे हैं कि ऐसे करना है, ये करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी पीड़ा उठाना पड़ जाए, कष्ट सहना पड़ जाए, ये कायदे भंग नहीं होंगे। इसने मोरालिटी और सैक्रिफाइस और सारी चीज़ों की लकीर खींची है। और एक तरफ पशु है, जिसको कि ये कुछ नहीं चाहिए। दोनों एक-दूसरे को कैसे देखेंगे? पशु अगर आप पशु होते, तो आप गॉड को कैसे देखते? आप गॉड को देखते कि गॉड इज़ क्रूअल, गॉड क्रूर है, जो मुझे मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के बीच में आड़े आता है, ठीक है? हम लोग कहते हैं ना कि असुर और देवता के बीच का संघर्ष ही है वो। कहाँ है असुर, कहाँ है देवता और कहाँ है मानव? फ्राइड के मॉडल में तीनों है, ठीक है? राक्षस भी है, देव भी है और मनुष्य भी है। अगर इस वे में इसको सिम्बलाइज़ करके देखा जाए तो क्या हो रहा है कि शैतान जिसको आप कह रहे हैं, वो आपका ईड वाला, एनिमल वाला फ़ोर्स है। और हम लोग के इसमें भी योगा जैसे योग दर्शन में हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग के पेपर 1 का भी हिस्सा है। 3 प्रकृति बताई गई है, तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण, ठीक है? रजोगुण को बीच का बताया गया है, तमोगुण मतलब नेगेटिव, ठीक है? और सतोगुण मतलब वो चीज़। तो ये 3 वाला पार्ट जो है ना, ये बहुत पहले से प्राचीन तरीके से आ रहा है। भारत से होकर के गया होगा अरस्तू प्लाटो के पास, वहाँ भी उन लोगों ने किया होगा, फिर धीरे-धीरे उसके बेसिस पे ये 3 का जो है मॉडल वहाँ से शुरू हुआ। तो सबसे पहला जो फोर्स था साइकोलॉजी का कहलाया साइको एनालिसिस। इनर कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? जैसे हम बोले कि एक तरफ पशु है और एक तरफ आप देख रहे हो कि देवता है। पशु के दृष्टिकोण से देवता को देखो, असुरों के दृष्टिकोण से जब आप देवता को देखेंगे, जैसे हम लोग के हिंदू धर्म में बहुत सारी कहानियाँ होती है कि असुर और देवताओं में हमेशा से संघर्ष होता रहता था, लड़ाइयाँ होती रहती थी। क्यों? राज्य के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, कि देवता लोग जो होते थे वो वैभव में रहते थे। सारा कुछ उनके पास होता था, धन होता था, अनाज होता था, गायें होती थी, अप्सराएँ होती थी, सब कुछ हो। और ये जो असुर होते थे, ये नॉट हैव्स होते थे। इनको भी सब कुछ चाहिए होता था। लेकिन दोनों का मोडस ऑपरेंडी में अंतर था। मोडस ऑपरेंडी का मतलब है प्राप्त करने का तरीका, किस तरीके से आप चलते हैं। एक तरफ जो देवता होते थे वो धर्म के बताए रास्ते पे चलते थे और एक तरफ असुर जो होते थे, वो सीधे हाथ लगा करके चीज़ों को करते थे। अगर उनको स्त्री चाहिए तो फिर वो विवाह नहीं करेंगे, सीधा उठा करके ले जाएँगे। अगर उनको आपका अनाज चाहिए तो बस सेना लेकर के आ गए, अनाज काट करके ले गए। क्या दिख रहा है? पशुता और बनाम देवत्व, दोनों के लिए एक-दूसरे का। इसके हिसाब से देखिए, पशु के दृष्टिकोण से तो देवता उनके साथ अन्याय कर रहा है। उनका भी तो हक बनता है ना चीज़ों के ऊपर। उनका भी हक बनता है कि वो सारे सुख भोगे और ये वो करे। तो अगला क्यों उस पे बैरियर लगा रहा है? क्यों लगाए वो? मेरी अपनी स्वतंत्रता है, मेरी अपनी निजता है। ये व्यू है आपके ईड का। और ईड सुपर ईगो से कॉन्फ्लिक्ट करता है। दोनों के बीच में रैशनलाइज़ करता है मनुष्य, ठीक है? मनुष्य होना अपने आप में सबसे अच्छी चीज़ इसीलिए है क्योंकि ना तो आप देवता हैं, ना तो दानव हैं, ठीक है? आप दोनों के बीच का गुण है। तो वही है ईगो। जब ईगो बाउंड्री खराब होती है, जब मनुष्य फेल हो जाता है, तो दोनों एक्सट्रीम्स टकराने लगते हैं और मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ आ जाते हैं। तो इसी को कहते हैं हम लोग इनर कॉन्फ्लिक्ट। और जब तक आपके अंदर का मनुष्य जो है वो सही शेप में है कि वो अपने अंदर के जानवर को रोक रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत बेसिक सा एग्ज़ाम्पल देते हैं, जो कि अब हम लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट है, क्लास में पढ़ते हैं, तो हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को और इन चीज़ों को बहुत ऐसे भी लेवल से देखेंगे, जो बहुत डार्क और बहुत अजीब भी लगता है कई बार डिस्कस करना, जो शायद कॉलेज में प्रोफ़ेसर्स लोग डिस्कस भी नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग को पढ़ना समझना है, अच्छी जगह पे कॉलेजेस में क्लियरली डिस्कस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई टीनेजर लड़का है, ठीक है? अभी टीनेज हुआ है उसका, ठीक है? अभी मतलब एक एज के बाद सर्टेन हार्मोन्स और ये सब चीज़ें होने लगती है, मैच्योरेशन आने लगता है। तो अब टीनेज लड़का है, तो उसके बॉडी में ऐसे हार्मोन्स आ रहे हैं, ऐसे-वैसी चीज़ें हैं, तो वो एक सर्टेन प्रक्रिया जो है उसके बॉडी में रिप्रोडक्शन के वे में चालू होने लगी। अब वो क्या हो रहा है कि वो अपने आस-पास अपने फैमिली के वुमेन को या फिर जो है अगर वुमेन ही है तो ऐसे मेल को, उसमें वैसे चीज़ें हैं, देख कर के सबकॉन्शियस में फीलिंग जनरेट हो रही है। क्यों फीलिंग जनरेट हो रही है? क्योंकि बायोलॉजी अपनी जगह है। वो उसको वैसे हार्मोन अपनी जगह है, तो वैसे करके हो रहा है। तो वो थोड़ी देर के लिए या हो सकता है कि उसको ये चीज़ डिटेक्ट हो जाए, पता चल जाए कॉन्शियस माइंड से कि अरे हमको ऐसा हो रहा है, तो वो समझेगी मोरालिटी से या फिर उसको पता नहीं चले, उसको लगे कि हाँ नेचुरल है ऐसे ही, मतलब हाँ, बॉडी-वॉडी ऐसे होना चाहिए, ये वो ऐसे करके। तो वो एक बीनीथ द सरफेस वैसे चल रहा हो, गलत नहीं, हम इसको गलत और सही के वे में नहीं देख रहे हैं, हम इसको एक प्रोसेस के वे में देख रहे हैं। तो इस तरीके से हो रहा है। तो क्या होगा कि अगर उसका रैशनल बाउंड्री ठीक है, तो ये यहाँ यहाँ पे कोई ये इश्यू नहीं है ना? और जिसका रैशनल बाउंड्री बाउंड्री गड़बड़ होगा, तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें होंगी जो कि समाज के कायदे कानून के विरुद्ध चली जाएँगी, है ना?
व्यक्ति ऐसा कुछ कर गुजरेगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, क्या हुआ? ईगो बाउंड्री क्या होगी? डायलेट हो गई। आपके अंदर के एनिमल ने जो है ओवरटेक कर लिया आपके विवेक के ऊपर। उसके बाद फिर आप सुपर ईगो वाली बात ले लीजिए। सुपर ईगो वाले में तो देखिए अहंकार और मतलब वो वाली चीज़ है कि नहीं जो ऐसा चाहे, तब सुपर ईगो के चक्कर में क्या होता है? समझिए कि आपके अंदर एक बच्चा भी है, ठीक है? और एक ज़िम्मेदार व्यक्ति भी है। तो आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है, मतलब अगर अपने आप को आप ऐसे देखें कि मेरे अंदर एक छोटा बच्चा भी है, ठीक है? मैं अपना एक बच्चा सेल्फ हूँ, जैसे मैं ब्रजेश हूँ, तो एक ब्रजेश नाम का बच्चा भी है जो मेरे अंदर रहता है। उस बच्चे की अपनी अलग ज़रूरतें हैं। अ, और उसके बाद एक तरफ ज़िम्मेदार व्यक्ति भी है जो कि वो चीज़ है, और एक तरफ हम बीच के हैं, जो कि हमको मैनेज करना है। तो अपने अंदर के उस बच्चे को खुश रखना भी मेरी ज़िम्मेदारी है। तो कैसे हम अपने अंदर के उस बच्चे को, अगर अपने अंदर के उस बच्चे को हम रुलाते रहेंगे, सुपर इगोइस्टिक के नाम पे कि मोरालिटी और समाज और ये और वो सैक्रिफाइसेज़ ऐसे-वैसे। अब जैसे ये है मेल्स के सैक्रिफाइसेज़ कि पुरुषों का एक्चुअली में कोई करियर नहीं होता, या फिर समझिए पुरुषों का सपना नहीं होता, करियर होता है। करियर मतलब जो कैरी करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। उसको ज़िम्मेदारी उठानी है, वो चीज़ करनी है, तो उसके लिए वो कभी न कभी जो है ना वो लद जाएगा बैल के रोल में और ज़िम्मेदारी उठाएगा। जो भी उसका सपना है, जो भी गुण था, किसी को गाना अच्छा लगता था, किसी को कुछ भी लगता था, मतलब उसका वो चीज़ था, वो सेल्फ नहीं होके निकल पाएगा। तो क्या होगा, एक टाइम के बाद वो उसी चीज़ में ज़िम्मेदारी और उसके चक्कर और धीरे-धीरे खड़ूस होकर के जो है फ्रस्ट्रेट होकर के ऐसे होता जाएगा, अपने पैशन से दूर होकर के। और जो लोग अपने पैशन को जी रहे होंगे, एन्जॉय कर रहे होंगे, वो वैसे ही रहेंगे। तो जो नहीं कर पाए, जो अपने अंदर के बच्चे की चीज़ों को एड्रेस नहीं कर पाए, तो क्या होगा, उनका अंदर का बच्चा जो है वो रोता रहेगा, और जब रोता रहेगा तो वो स्ट्रेस पैदा करेगा। यही सब है इनर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? अब जैसे मान लो हॉबी रहना क्यों ज़रूरी है? अब लड़का है हम, ठीक है? हमको ज़िम्मेदारी है परिवार की, चलाना है। तो हमको जो भी एक्टिविटी पसंद है, हम बहुत श्योर रहेंगे हम उसको परस्यू नहीं कर पाएँगे, और दूसरी चीज़ें करके मेरा पूरा जीवन जो है ना दूसरी चीज़ें करते हुए बीतेगा। तो आखिर वो जो मेरे अंदर का बच्चा है जिसको डिमांड थी पेंटिंग करने की, म्यूज़िक करने का, ये वो करने का, वो अपना एक्सप्रेशन कहाँ से पाएगा? तो हम हॉबी रखेंगे साथ में। कभी-कभी हॉबी के लिए टाइम निकालेंगे उसमें, है ना? वैसी चीज़ों को। तो इस तरीके से हेल्दी वे में चीज़ें बैलेंस होती है। जब हेल्दी वे में आप चीज़ें नहीं बैलेंस करेंगे तो इनर कॉन्फ्लिक्ट होगा। यही चीज़ इनर कॉन्फ्लिक्ट था। तो इनर कॉन्फ्लिक्ट में आपको इड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है? ये 3 चीज़ मेंशन कर देना है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस भी जो है अच्छा चीज़ है, वो भी मेंशन कर दीजिएगा। अब इसके बाद जो है टेक्निक क्या-क्या यूज़ करते हैं साइको एनालिसिस में? ज़्यादा तो नहीं हो रहा ना, सब समझ रहे हैं ना? सरल सहज है ना सबके लिए? याद रह जाएगा ना इतना? जी सर। हाँ। हम विस्तार से समझाने के लिए बता रहे थे कि वहाँ कुछ लिख पाएँ कॉपी में। उसके बाद क्या है कि ये ड्रीम एनालिसिस का यूज़ करते हैं। सपना में आप क्या देख रहे हैं उसका एनालिसिस करके वो जो है, ये बड़ा बढ़िया इनका जो है ना मेथड है ड्रीम एनालिसिस का। उसके बाद डिफेंस मैकेनिज़्म की बात करते हैं। ईगो डिफेंस का मतलब क्या है? ईगो डिफेंस का मतलब है कि आपका ब्रेन ना कई बार कुछ ऐसी चीज़ों को झूठ या ऐसे अपने आप को बोलता है कि जिससे कि आपका जो है ना मतलब ब्रेन इतना पेन में ना चला जाए कि आप पूरे खत्म हो जाएँ। क्योंकि चीज़ें एक सीमा से बियॉन्ड अगर टूट जाएँगी ना, तो या तो रिपेयर नहीं होंगी, या तो रिपेयर भी होंगी तो फिर वो मतलब क्रैक और टूटी हुई ऐसी ही दिखेंगी, वो पता चल जाएगा कि टूट-फूट हुआ है। वहीं पे काम आता है डिफेंस मैकेनिज़्म। किसी के घर में कोई व्यक्ति मर गया, ठीक है? सामने लाश पड़ी हुई है, दिख रहा है, आँखें देख रही है, सब लोग रो रहे हैं, लेकिन पता नहीं अंदर से यकीन क्यों नहीं आ रहा है कि मर गया, ऐसा लग ही नहीं रहा है, भीतर से नहीं लग रहा है, कौन-सी चीज़ काम कर रहा है? डिफेंस मैकेनिज़्म। क्योंकि वो जानता है, जैसे ये लग जाएगा और बिलीव हो जाएगा ना इस चीज़ पे, बहुत भयानक दर्द में आप चले जाएँगे, कि इस आदमी के साथ इतना साल तक उठे बैठे हैं सुबह-शाम, अभी कल तो इसके साथ इतने मेमोरीज़ है, ये खत्म हो गया, अब ये कभी नहीं एक्सेस होगा। बाप रे बाप! डार्कनेस में गए, वहाँ पे होता है डिफेंस। तो इस तरह के बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज़्म होते हैं। आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया और आपको लग रहा है कि नहीं, हमको पता है कभी न कभी एक बार कॉल तो ज़रूर करेगा, कभी न कभी वापस तो ज़रूर आएगा। क्या है? डिफेंस मैकेनिज़्म। क्योंकि अगर रियलाइज़ हो गया कि उसको अब आपसे कोई मतलब नहीं, चला गया, पुरानी यादों में जी करके, तो वो उसको इतना ज़ोर से काउंटर करेगा ना
बहुत ज्यादा इश्यूज हो सकते हैं मेंटल हेल्थ के। तो पर्सनालिटी को बचाने के लिए ऐसे बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म जो है हमारा माइंड अपनाता है, इसकी बात की है इन्होंने। अब जो है ना, साइको एनालिसिस ऐसी चीज है ना, जैसे हवा होता है ना, हवा का कोई रंग रूप नहीं है। हवा को कोई प्रूफ नहीं कर पाया है कि हवा क्या है, क्यों? क्योंकि हवा एक्चुअली में मिक्सचर है, जिसमें डस्ट भी है, ये गैस है, वो गैस है। तो आप जब हवा कहते हैं तो एग्जैक्टली साइंटिफिक टर्म्स में इसको परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। वैसे ही था ये साइको एनालिसिस। इसको एम्पेरिकल तरीके से ना लैब में या ऐसे वैसे करके कैसे आप ये चीज करें? कोई साइको फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट तो है नहीं, मिनिमल थ्रेशोल्ड तो पता करना है नहीं जो कि लैब में कर लेंगे। ये एक ऐसा मॉडल था जिसने प्रॉब्लम सॉल्व किया। अप्लाई तो होता है लेकिन प्रूव नहीं हो पाता है। जैसे आस्था एक कंसेप्ट है ना, ईश्वर में आस्था। जो लोग आस्थावान होते हैं ऊपर वाले के प्रति, उनके बहुत सारे अनुभव रहते हैं और बहुत सारी चीजें होती है उनके साथ में। वो किसी के साथ प्रूव नहीं कर पाए, कोई नहीं प्रूव कर पाया आज तक लैब में। लेकिन क्या हुआ है कि वो चीजें हुई है, चीजें वैसे काम की है, प्रेयर्स भी काम करते हैं, ठीक है, हीलिंग भी काम करती है, बददुआएं भी लग जाती है। कर्म का कहते हैं ना कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। लेकिन इसको कोई लैब में प्रूव करके दिखा पाए कि कर्म सिद्धांत एक्चुअली में ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ऐसी चीजें जो है, तो इस कारण से ना सिगमंड फ्राइड का इसका जो एक कमी है, ठीक है, सबसे बड़ी कमी यही है कि इट लैक्स एम्पिरिकल एविडेंस। एम्पिरिकल नेचर नहीं है। एम्पिरिकल नेचर मतलब ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, ये सब बेसिस पे इसका एविडेंस नहीं है। तो जब एविडेंस नहीं है तो साइंटिफिक व्यू पॉइंट से आप कह सकते हैं कि भैया ये जो है ना गलत चीज है। ये मतलब ये तो गप हो गया, तो सब्जेक्टिव चीज हो गई ऐसे वैसे। जैसे योग और ये सब चीज के, हठ योग और ये सब चीज के बारे में लोग आमतौर पे धारणा यही बनाते हैं। तो क्या है कि उसके एक्सपेरिमेंट्स को करना सहज नहीं है। लेकिन हमको इतना बिलीव है कि जो उसके एक्सपेरिमेंट्स और जो उसके रिगरस मेथड्स हैं, जो कठोर मेथड्स हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस है, कुछ बायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस है, कोई भी व्यक्ति अगर उस जरिए जाए तो हर व्यक्ति को वो चीज महसूस हो सकती है और उस जगह पे पहुंच सकता है जो किताबों में लिखी हुई है या जो मेंशन किया हुआ है। दिक्कत क्या होती है? चीजों को ईमानदारी से फॉलो करने में, वही सबसे बड़ा दिक्कत होती है। सबसे बड़ी समस्या वहीं पे हो जाती है। अगर आदमी को कहा जाए कि 90 डेज तक आपके माइंड में कोई न हिंसा और झूठ के विचार तक नहीं आने चाहिए, इतना स्ट्रिक्ट मेंटल डिसिप्लिन कहाँ से ला पाएगा आदमी? तो नहीं ला पाएगा तो उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाएगा। तो इसी वे में क्या हो गया, समझिए इसको, साइको एनालिसिस का यही यही सब दिक्कत था कि थोड़ा सा इसको माना गया ये वे में। पहला फोर्स खत्म, आते हैं दूसरे फोर्स पे, बिहेवियरिज्म। ये कौन कौन लाए थे? किनके किनका किनका नाम आता है इसके साथ? बिहेवियरिज्म में किनका किनका नाम आता है बताइए? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का बिहेवियर तो का तो स्किनर का आंसर। हाँ, बीएफ स्किनर का आता है, जॉन वाटसन का आता है, और पावलव का आता है। तीन लोगों का नाम आता है मेनली, मेन प्लेयर। पावलव का कुत्ता सबको याद होगा, ठीक है, लार टपकाता था घंटी की आवाज पे। बीएफ स्किनर, बीएफ स्किनर क्या है? बीएफ स्किनर का जो है ये जॉन बी वाटसन है। वाटसन का चूहा वाला प्रयोग था, जो एक बच्चा के ऊपर जो नैतिकता वाला थोड़ा ये आ गया था कि बच्चा बड़ा होकर के जो है उसका मेंटल हेल्थ खराब हो गया, वो डर लगने लगा, उसमें बहुत सारे फियर जो है बचपने से इंड्यूस कर दिया गया था, तो बहुत दिक्कत हो गई। तो उस मोरालिटी, नैतिकता, शोध नैतिकता में हम लोग पढ़ते हैं कि ये ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। फिर वाटसन महोदय को नैतिकता से कुछ बहुत ज्यादा लेना देना था भी नहीं। अपने लैब में जो है बहुत आपत्तिजनक अवस्था में वो पकड़ा गए थे। और जब पकड़ा गए तो वो बोले कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे साइकोलॉजी का। तो जिसके साथ पकड़ाए थे उसको भी, पीएचडी स्टूडेंट थी उनकी, और वाटसन को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बोला कि आप ये सब एक्सपेरिमेंट जो है ना अब से अपने घर में जाके करो। सारा कुछ डिग्री प्राइज वगैरह सब छीन लिया गया। तो वाटसन वाटसन थे, इन्होंने बोला कि हमने इतनी बड़ी चीज खोज के निकाली है ना, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम रहेंगे ऐसे वैसे। सेकंड करियर इनका बना मार्केटिंग में, बना एडवर्टीजमेंट का। तो ये चीज है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म में क्या है कि
किस चीज़ पर फ़ोकस करता है? ऑब्ज़र्वेबल बिहेवियर पे, जो चीज़ ऑब्ज़र्व की जा सकती है। मेंटल प्रोसेस पे करता है? नहीं करता है। अब साइकोलॉजी की जो एक बहुत पहली परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं, साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, यानी मानव स्वभाव और मानसिक प्रक्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को साइकोलॉजी कहता है। तो ह्यूमन बिहेवियर, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर वाला पार्ट कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। और मेंटल प्रोसेसेस का पार्ट कहाँ से आ रहा है? यहाँ से साइको एनालिसिस से आ रहा है। ठीक है? दोनों को मिला करके ये चीज़ बनी है। अब जो थर्ड फोर्स था, ठीक है? तो ये इसके अपोजिशन में जो है ना इनका क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल, एसआर मॉडल। इन्होंने बोला कि पशु हो चाहे जानवर हो, सब में स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल काम करता है। तो इंसान को पशु के समकक्ष लाके खड़ा कर दिया इन्होंने, बोला कि नहीं, एक ही बात है। चाहे इंसान हो चाहे पशु हो, सबको एक ही तरीके से ट्रेन किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे बात आ गई ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। कुछ लोगों को इनकी बात से आपत्ति हो गई। बोला कि अरे! ह्यूमन एक ब्यूटीफुल बीइंग है यार, तुम उसको जानवर से कैसे कंपेयर कर रहे हो कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स कुत्ता है, तो वैसे ही करके। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही थी वाटसन की, कि ये बहुत कट्टर मिजाज के व्यक्ति थे। इनको किसी का कुछ सुनना नहीं होता था। सब चीज़ को नहीं-नहीं ऐसा ही होता है तो ऐसा ही होता है। और कट्टर कौन होता है? जो मूर्ख होता है। वाटसन ने भले एक चीज़ खोज ली थी, पर जीवन में एक चीज़ कर लेने का मतलब नहीं है कि केवल वही है, ठीक है? ट्रुथ हमेशा प्लुरैलिटी में होता है, नॉलेज हमेशा प्लुरैलिटी में होता है। अगर आप प्रॉपर बौद्धिक व्यक्ति हैं, तो आप जानते हैं कि 2 विपरीत चीज़ें हैं, दोनों एक-दूसरे का विरोध कर रही हैं और दोनों एक साथ सत्य हो सकती हैं। ये महोदय जो है, वाटसन महोदय, इस इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो एकदम पूरा लेके निकल गए थे झंडा अपना, कि जो है कि नहीं, जो होता है बिहेवियरिज़्म, बाकी सब बात झूठ है। फ्रायड भी झूठ है, ये भी झूठ है। तो लोगों ने बोला कि भैया, अगर सब झूठ है, तुम्हारा ही सच है, तो फिर ये बताओ कि इंसान जो है, तो इंसान तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो पशु हो गया। इंसान में जो नीड होती है किसकी? पर्सनल ग्रोथ की नीड होती है ना? अपना व्यक्तिगत विकास करना चाहता है इंसान, पशु कहाँ करना चाहता है? अगर सब कुछ स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल ही है, सब कुछ नीड के कारण ही हो रहा है, तो बताओ कि कोई व्यक्ति अपना पर्सनल ग्रोथ क्यों करना चाह रहा है? आप ही में से जैसे साइकोलॉजी के कुछ बच्चों को होता है, हमको भी था, कि पर्सनल डेवलपमेंट में जो है बहुत फ़ायदा मिले, मेरा थिंकिंग बेटर हो, है ना? मेरा स्किल्स बेटर हो, मेरा बिहेवियर बेटर हो, हम जीवन को अच्छे तरीके से समझ पाएँ, हम कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से ये कर पाएँ। इससे हमको क्या मटेरियल बेनिफिट मिल रहा है? कोई लालच है इसके पीछे मेरा? कोई लालच नहीं है, बस एक ये चीज़ है कि हाँ, अब जैसे कोई व्यक्ति है, बाल-वाल कटाता है, थोड़ा मतलब कोई लड़की है मेकअप-वेकअप कर रही है, सुंदर सज के रहे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको किसी को आकर्षित करना है। इसका मतलब ये है कि उसको अपना सेल्फ डेवलपमेंट करना है। उसको अच्छा लगता है, उसको ब्यूटीफुल सुंदर रहना बढ़िया लग रहा है। तो ये है, हो गया पर्सनल ग्रोथ। अब बिहेवियरिस्ट के व्यू पॉइंट से देखिएगा तो वो क्या बोलेगा, स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स है, ठीक है? एक को इसको कुछ स्टिमुलस मिला होगा, इसके व्यू पॉइंट से देखिए सेम चीज़ को, एक लड़की मेकअप कर रही है, ठीक है? सिगमंड फ्राइड के व्यू पॉइंट से देखिए, सिगमंड फ्राइड क्या कह रहा है कि बचपन में जो है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इसका ऐसा, इसने देखा होगा कि जो सुंदर जो स्त्री होती है उसको ज़्यादा इज़्ज़त मिलता है, ज़्यादा प्रेम मिलता है, उसको अच्छे वे में बिहेव करते हैं, और तो वहाँ से ये चीज़ आया है इसको, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से। या फिर एक स्टेप और आगे जाइए तो ये बचपन में उतनी सुंदर नहीं होने के कारण, कोई इसकी दोस्त बहुत ज़्यादा सुंदर थी या बहन, तो उसको सब लोग ज़्यादा प्यार करते थे, इसको प्यार नहीं करते थे। तो अब ये बड़ी हुई, तो उस चीज़ को कवर करने के लिए ये क्या करती है, ज़्यादा मेकअप करती है, ज़्यादा फैशनेबल कपड़े ऐसे-वैसे पहनती है। इसको जो है अटेंशन ज़्यादा चाहिए होता है, ये एक अटेंशन सीकिंग लड़की बन गई। और क्या ऐसा सिगमंड फ्राइड के दृष्टिकोण से अगर आप देखें, तो क्या इस चीज़ को टोटली गलत पाएँगे? बिल्कुल नहीं गलत पाएँगे। हमने लिटरली कुछ बहुत ऐसी लड़कियों को देखा है जिसको मेल अटेंशन चाहिए होता है और उनको अच्छा लगता है मेल अटेंशन। तो इवन बातचीत भी किया है, तो मतलब ऐसे था कि जानते थे किसी को, तो वो पार्क में घूमने के लिए 2-3 लड़कियों के साथ गई थी, 2-3 लड़का आस-पास घूम रहा था। इनडायरेक्टली कुछ-कुछ ये लोग को बोल रहा था, तो उन लोग को अच्छा लग रहा था। अब चूँकि कंफर्टेबल थी हमसे बातचीत में, बोल रही थी कि हम लोग को क्या, हम लोग तो लड़की हैं। हम मतलब हमको तो अच्छा ही लगेगा ना, कोई अटेंशन मिलेगा तो। तो उसकी ये मेंटालिटी थी कि उसने गर्ल्स के बिहाफ़ में ये बात बोली, और उसके साथ उसकी 3 फ्रेंड्स थी, उसकी 2 फ्रेंड्स को भी अच्छा लग रहा था। फट से मेरे अंदर का फ्राइड महोदय जाग गया। उसके बाद हमने उससे बचपन की तस्वीर माँगी ऐसे ही बातचीत में, और पता किया, और बचपन की तस्वीर देखी तो बचपन में वो बहुत ज़्यादा कुरूप हुआ करती थी। 10th क्लास के बाद से जो है, 10th तक उसकी शक्ल बिल्कुल देखने लायक नहीं थी। 10th क्लास के बाद से उसने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर काम करने किया।
फिर हमने ध्यान दिया, उसका बिहेवियर फेक था। वो जैसे बिहार में ऐसे हम लोग ऐसे बात करते हैं ना, हम आप करके, तो मेरे में मैं वाली चीज़ बात करते-करते इसलिए आई क्योंकि हम रेडियो के स्टाफ हैं, ठीक है? तो मेरी हिंदी जो है हम प्रेज़ेंट करते हैं रेडियो पे, दूरदर्शन पे आते हैं, तो मेरी हिंदी जो है एक स्तरीय हिंदी होनी चाहिए। इस कारण से मेरे बातचीत में मैं वाला चीज़ है। एसएसबी का इंटरव्यूज़ वगैरह दिए तो आया। अदरवाइज़ हम भी हम करके ही बोलते थे। उस लड़की के जीवन में कहीं कुछ ऐसा एक्सपोज़र नहीं था। डिस्पाइट से वो मैं करके बात करे। तो एक फ़ेक वो चीज़, फीमेल अटेंशन अच्छा लग रहा है। सिगमंड फ्राइड के महोदय के दृष्टिकोण से देखा, बिल्कुल वही चीज़ था। मिडल चाइल्ड, घर में छोटी बहन है जो बहुत सुंदर थी, बड़ी बहन है वो भी बहुत सुंदर है। दोनों से इसको सुंदरता का वो चीज़ जो है ना ये लगता है कि वो ज़्यादा सुंदर है। बातचीत में जो है कि हाँ, मेरी बड़ी बहन है वो बहुत सुंदर है, तुम भी देखोगे तो वही लगेगा। कभी हमने बोला कि हाँ, बहुत सुंदर है तो मुँह बन गया। छोटी बहन के बारे में भी बहुत सुंदर है। अपने बारे में कभी इसको लगे ही नहीं कि सुंदर है। निकल गया फ्राइड महोदय का कहानी। प्राइड के दृष्टिकोण से हमने इसको देखा, ठीक है? क्या मिला? चाइल्डहुड एक्सपीरियंस मिला, ठीक है? इनर कॉन्फ्लिक्ट इस चीज़ का मिला कि हमको वो चीज़ नहीं मिल रहा है। इसी को देखिए बिहेवियरिज़्म के मॉडल से। बिहेवियरिस्ट क्या कह रहा है? बिहेवियरिस्ट कह रहा है कि इसको कुछ ना कुछ स्टिमुलस मिला होगा। अब उस क्या स्टिमुलस मिला होगा इसको वो चीज़ मेल अटेंशन पाने का, ऐसे-वैसे करने का? क्योंकि जो बच्ची प्यारी लगती है ना, बहुत क्यूट लगती है, तो सारे मेल्स होते हैं या फीमेल्स हो फैमिली के, तो वो लोग जो है उसको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। अब इस बच्ची इ इसी लड़की से पता चला कि जो है कि इसकी मदर जो है इसकी बड़ी बहन के बहुत क्लोज़ थी और इसके फादर इसके छोटी बहन के बहुत क्लोज़ थे और दोनों सुंदरता में इससे बेटर माने जा रहे थे। तो अब क्या था? इसको अटेंशन चाहिए। स्टिमुलस कहाँ मिला? स्टिमुलस ये मिला कि लैक मिला इसको, कि हमको कमी हो गई। रिस्पॉन्स क्या आया कि उस कमी को कवर करने के लिए हम भी अपना कीप अप उस वे में करेंगे और अचानक से उस लड़की का सर्टेन ईयर्स में टीनेज में जैसे ही वो कदम रखी, जैसे ही थोड़ा-सा इंडिपेंडेंट वाला वो चीज़ आ गया, तुरंत में उसका सब कुछ जो है ना, पूरा कपड़ा-वपड़ा पहनने का ढंग, बोलने का ढंग, है ना? खुद को सजाने का ढंग, बाल-वाल कटाने का, बहुत ज़्यादा खर्चा। जितना वो कमाए, तो कमाई का लगभग सारा खर्चा उसी चीज़ के ऊपर कर दे। तो इन चीज़ों को जब हमने देखा, तो हमने समझा अच्छा ये कैसे हो रहा है कि कोई आदमी जितना कमा रहा है, 10,000 अगर कमा रहा है, 10,000 में 9,000 अपने लुक पे ही खर्चा कर दे रहा है। ऐसी कौन-सी उसमें ये चीज़ है? बाहर से आप देखें एज़ अ जनरल पर्सन तो कहें कि हाँ, सबका शौक है। साइकोलॉजिस्ट के नज़रिए से देखिएगा तो थोड़ा गहराई से भी जाकर के आप चीज़ों को देख सकते हैं। फ्राइड के नज़रिए से हमने देखा, बिहेवियरिस्ट के नज़रिए से जब देखते हैं, तो क्या मिल रहा है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल मिल रहा है। अगर स्टिमुलस नहीं होता तो रिस्पॉन्स नहीं होता, ठीक है? अब यही चीज़ है। अब एक टाइम के बाद मान लो कि उस लड़की को कोई ऐसा लड़का मिला, ठीक है? जो अब ब्यूटी क्या है ना कि मतलब पता नहीं मतलब आप लोग बुरा मत मानिएगा बट स्त्रियों में क्या है ना कि उनकी सुंदरता बहुत स्थिर नहीं रहती है। वो तुरंत मोटी हो जाएँगी, तुरंत चमड़ी खुल जाएगा, ये वो हो जाता है। तो अब वो किसी ऐसे लड़के से मिलती है सपोज़ कि जो उसके फिज़िकल ब्यूटी के आधार पे उसको कोई लेना-देना नहीं है, वो मोटी हो चुकी है, उसका चेहरा खराब हो चुका है, बाल खराब हो चुका है, फिर भी उसको कोई मतलब नहीं है। उसने उसको ये बात फ़ील करा दी कि तुम्हारी इनर ब्यूटी से मुझे मतलब है, उसके बाद वो संतुष्ट हो गई। उसका सारा वो मेकअप का खर्चा बंद हो गया, उसका सारा महँगा-महँगा कपड़ा ये वो पहनना बंद हो गया। उसको क्या हो गया कि ये चीज़ इनर जिस चीज़ का लैक था, वो लैक क्या हो गया, पूरा हो गया। वो फ़ील कर पाए कि हाँ, हम ब्यूटीफुल हैं एक्चुअली में और ये ज़्यादा मैटर कर रहा है। मेरा डबल चिन होना, है ना? मेरा गोल-मटोल हो जाना या फिर मेरा जो है सस्ते कपड़े पहनना या बालों के पीछे खर्चा ना करने के बावजूद भी आदमी हमको उतना ही मानता है। चीज़ें सॉल्व हो गई, ठीक है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल। अब देखिए ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के व्यू से। बिहेवियरिस्ट ने क्या बोला साइकोएनालिस्ट को? बिहेवियरिस्ट ने ये बोला कि भाई तुम हर चीज़ में जो है ना पीछे ही चले जाते हो, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में ही चले जाते हो ऐसे-वैसे। स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे भी तो देखो, अगर स्टिमुलस को ही कन्वर्ट कर दें या फिर जो स्टिमुलस जो रिस्पॉन्स एलिसिट कर रहा था, उस स्टिमुलस की जगह दूसरा कुछ डाल दें, तो रिस्पॉन्स अलग आ जाएगा। हमने करके दिखाया, एक ऐसे आदमी से मिला दिया उसको जो कि उसकी कदर कर रहा था, उसके टेंशन का सब चीज़ खत्म हो गया, चेंज कर दिया। तो बिहेवियरिस्ट महोदय सही निकले कि नहीं? सही निकले। तो इसका मतलब क्या फ्राइड महोदय गलत थे? नहीं गलत थे। दोनों चीज़ एक-दूसरे के विपरीत थी, पर दोनों सही थी। अब ह्यूमनिस्टिक थर्ड फोर्स जो है वो है ह्यूमनिस्टिक। वो कहता है कि भैया तुम दोनों जो कह रहे हो, एक कह रहा है कि नहीं बचपन की चीज़ें हैं, एक कह रहा है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स है। अब पर्सनल ग्रोथ भी तो कोई चीज़ होती है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि उस लड़की को लगा हो कि नहीं थोड़ा पर्सनल ग्रोथ होना चाहिए, थोड़ा मेरा लुक भी अच्छा होना चाहिए, तो बहुत नॉर्मल सी बात है। कोई भी लड़का है, तो कोई भी लड़का है, कोई भी लड़की है, कोई भी इंसान है,
तो वो तो चाहेगा ना कि हम उत्तरोत्तर थोड़ा वृद्धि करें, थोड़ा अच्छे हों हर तरीके में, थोड़ा मेरा हेल्थ बढ़िया हो, फाइनेंसेस बढ़िया हो, थोड़ा मेरा लुक बढ़िया हो। तो उसके ऊपर काम करेगा, अगर पैसा है तो पैसा खर्च करेगा या मेहनत करेगा, समय खर्च करेगा, तो बहुत नेचुरल सी बात है। इंसान तो पर्सनल ग्रोथ चाहता ही है। इंसान केवल साइको एनालिसिस का प्रोडक्ट नहीं है, केवल एनिमल नहीं है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स, उसकी खुद की भी एक चेतना है। यही ये ह्यूमनिस्टिक में फोर्स किस पे है? ह्यूमन पे। कि तुम जो इंसान को सर्कमस्टांसेस का प्रोडक्ट बनाते हो, कि जो एनवायरनमेंट ने जो बनाया, जैसा करा दिया, स्टिमुलस जो आया, स्टिमुलस ने डिटरमाइन किया, क्या इंसान का अपना कुछ नहीं है क्या? खुद का माइंड काम नहीं करता? उसकी खुद की मतलब अंतर चेतना से कुछ उपजता नहीं कि हम ये बने, वो बने, ऐसा करें, वैसा करें? बिल्कुल उपजता है। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी वालों ने ये कहा। कौन-कौन थे ये लोग? इनका नाम जो है कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स आप लोग को याद होगा। मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। जरूरतों का जो है उन्होंने एक ट्रायंगल बनाया था, पिरामिड। जिसमें सबसे बेसिक स्तर पे था कि भूख, प्यास, स्लीप, हाँ, ये सब चीजें। 5 स्टेप जो था सर। हाँ, हाँ। भूख, प्यास, स्लीप होता है, उसके बाद सेल्फ, अंतिम में होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब कि अपने नहीं कहते हैं अपने आप की खोज में निकलो, देखो अपने अंदर क्या है, अपनी क्षमताओं को प्राप्त कर पाना। तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो वो किसका? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का मॉडल है। दो व्यक्तियों का नाम, पर्सनल ग्रोथ पे बात किया है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे बात किया है। मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अगर हिंदी में अगर किसी सही वर्ड से बताया जाए तो आत्म सिद्धि कहा जाएगा उसको, या आत्म प्राप्ति। कि आप में जितने गुण है, आप में जितनी क्षमता है, उसने आपको आपने उसको अचीव करने का प्रयास किया। जैसे मान लीजिए कि हमको बचपन से पहाड़ चढ़ने का बहुत शौक था, छोटे से ही। जब मुंगेर में मम्मी का ननिहाल था, तो वहाँ जब जाते थे तो हम सुबह में, दोपहर में या शाम में हम हर समय पहाड़ निहारते रहते थे। मतलब हमको पहाड़ों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण है और अभी भी है। और अभी भी मेरा प्रिय काम वही है कि पहाड़ की चोटी के सबसे ऊँचे बिंदु पे चले जाना और वहाँ जाके बैठ जाना और दिन भर बैठे रहना। मेरा बस चले तो रात तक भी रुक जाए, पर बस चलता नहीं है। तो वो क्या था कि एक बच्चे ने देखा एक सपना, मतलब उसको हमेशा लगता था, वो बड़ों से कहता था कि नहीं पहाड़ पे ले जाना, और बड़े डराते थे कि पहाड़ पे जानवर रहते हैं, तो डकैत रहते हैं, ये रहते हैं, उसमें बड़ों के लिए पॉइंटलेस था कि कोई व्यक्ति पहाड़ की चोटी पे चढ़ के क्या करेगा। और लोगों के लिए पहाड़ पे जाने का रास्ता नहीं होता था। मेरे लिए पहाड़ ही रास्ता होता है। हमको पहाड़ पे चढ़ने के लिए रास्ता नहीं चाहिए, हम पत्थर-पत्थर तक करके चढ़ जाते हैं। मतलब अभी हम अपने वर्तमान की बात कर रहे हैं। कैसा भी स्लोप रहेगा, कुछ भी रहेगा, बिना किसी रस्सी के हम सीधे ऐसे करके कोई भी पहाड़ है, बस पहाड़ होना चाहिए, हम चढ़ जाएँगे। सामने पहाड़ हो, सामने हम हो। थोड़ी देर के बाद हम पहाड़ के टॉप पे मिलेंगे। तो ये क्या है कि एक व्यक्ति था, हमको लगता था कि हम चढ़ सकते हैं। हमको सेल्फ एक्चुअलाइज़ करना था, अपनी क्षमताओं को जानना था कि हमको पर्वतारोहण का बहुत ज़्यादा शौक है, तो हमको चढ़ना है। तो हमने प्रयास की, हम चढ़ गए। अब हम जो है ये चीज़ पहाड़ चढ़ने के लिए चीज़ हो गए। अब जब मेरे साथ ग्रुप जाता है कोई, तो वो मेरे पीछे-पीछे आता है, फ़ॉलो करता है। जहाँ-जहाँ हम पैर रखते हैं बोल देते हैं, जहाँ-जहाँ हम पैर रख रहे हैं, जहाँ-जहाँ हाथ फँसा रहे हैं, वहाँ-वहाँ वैसे करके आओ। फिर बाकी जिसको डर-वर लगता है वो फिर मत चढ़ो। क्योंकि पहाड़ अगर चढ़ रहे हो और डर लग रहा है या फिर इरादा मजबूत नहीं है तो बिल्कुल मत चढ़ो, फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत थकाऊ एक्टिविटी है वो। अगर तुम्हारे में वो है कि जितना पूरा शरीर का सारा जो है ना वो जान निकाल देता है, अगर आप चढ़ रहे हैं ऊपर तक तो। लेकिन ऊपर तक चढ़ने के बाद जो खुशी मिलती है और जो एयर मिलता है ना, वो सारा जान वापस ले आता है फिर। वही व्यक्ति समझ सकता है जो उसको समझेगा, बाकी के लिए क्या मिल गया यहाँ ऊपर में पत्थर पे आके बैठे हैं। ऊपर से चढ़ के जब आप पूरा देख रहे होते हैं, एक तरफ से पूरा आसमान दिख रहा होता है दूर-दूर तक, उस व्यू का बात ही अलग है। सर यहाँ पे क्या लिखे? पर्सनल ग्रोथ लिखे है ना, उसके हाँ, नीचे क्या पर लिखे हैं? कार्ल रॉजर्स, अच्छा। ROGERS, कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मास्लो 2 लोग हैं। तो ये क्या थी? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड थी मेरी। हमने उसको वैसे करके पूरा किया। तो वैसे ही है कि हर व्यक्ति के अंदर क्या होती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है। कोई स्टिमुलस नहीं था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था उस चीज़ को करने का। हमको इच्छा थी, मेरी अंदरूनी इच्छा थी, हमने किया। तो ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी किस पे? ह्यूमन पे फोकस करता है। जब ह्यूमन पे फोकस करेगा, तो ह्यूमन को अगर आप साइकोलॉजी के सेंस में लाएँगे तो कहाँ होगा? क्लाइंट, है ना? तो इसने बोला क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। देखिए ये चीज़ें कैसे जुड़ती है, चीज़ों को याद नहीं करना है, हम लोग को चीज़ों को समझना है। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, क्लाइंट क्या है? ह्यूमन है। अभी तक क्या हो रहा था? क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी नहीं हो रही थी।
थेरेपी का एक मॉडल बना दिया गया था, हिप्नोसिस बना दिया गया था कि इस तरीके से हिप्नोसिस करके फ्राइड महोदय का जो मॉडल था उसके उसके लाइन पे हिप्नोसिस बनाया कि इस तरीके से हिप्नोसिस करके व्यक्ति को इस डोमेन में ले जाया जाएगा। बिहेवियरिज्म में क्या था, एक साँचा बना दिया गया था स्टिमुलस रिस्पॉन्स का, कि आपको क्लासिकल कंडीशनिंग करके आपको एक सर्टेन बिहेवियर के लिए प्रेरित किया जाएगा या फिर किसी बिहेवियर को तोड़ा जाएगा। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, सारा चीज़ दे करके। ये पहली बार आया जब क्लाइंट सेंटर्ड बात हुई क्योंकि इंसान को केंद्रित किया गया। बोला कि भाई व्यक्ति को देखो, तो क्लाइंट सेंटर्ड, अब व्यक्ति कैसा है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, है ना? उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो उसको सेंटर में रख के हम लोग थेरेपी करेंगे। हम लोग नॉलेज सेंटर्ड थेरेपी नहीं बनाएँगे। क्या बनाएँगे? क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी बनाएँगे। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की सबसे बड़ी देन थी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी आना। उसके बाद क्या, एम्पैथी। एम्पैथी समझते हैं ना? एम्पैथी कि अगले का दर्द, दुःख दर्द महसूस करना, ठीक है? थोड़ा-सा जैसे कि कहते हैं ना, किसी किसी का दर्द मिल सके तो हाँ ले तो उधार। सहानुभूति। सहानुभूति के लिए वर्ड है सिम्पैथी, ठीक है? तो एम्पैथी के लिए क्या वर्ड है पता नहीं। सिम्पैथी में क्या होता है कि आप दया करते हैं किसी के ऊपर, ठीक है? आप उसका दर्द भी महसूस कर रहे हैं और आप उसके ऊपर दया कर रहे हैं। जब आप दया कर रहे हैं तो क्या है, आप ऊपर हैं, वो नीचे हो गया, ठीक है? अरे रे बेचारा! जैसे गरीब के ऊपर, भिखारी के ऊपर आप सिम्पैथी करते हैं। और एम्पैथी का क्या अंतर है कि आप बराबरी में उसके दुःख को महसूस कर रहे हैं, पर अपने आप को ऊपर नहीं कर रहे हैं, उसको नीचा पायदान नहीं दे रहे हैं। तो वो होता है एम्पैथी। सर तो परानुभूति हो सकता है इसका, हाँ, इम्पैथी का। परानुभूति, बहुत सही, परानुभूति। परानुभूति, तो अगला व्यक्ति जो अनुभूति कर रहा है, उसकी परानुभूति, दूसरे की चीज़ों को अनुभूत करना, लेकिन उस पर जो है ना वो चीज़ नहीं है, आप अपने ऊपर वाले जो हैं, आप बराबरी में महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को। तो हम लोग के लिए, साइकोलॉजिस्ट के लिए एम्पैथी ज़रूरी है, सिम्पैथी ज़रूरी नहीं है। सिम्पैथी करने दीजिए दूसरे लोगों को, ठीक है? कि जो कि अरे रे! बेचारा ऐसे है, वैसे है, अरे चलो। तो हम लोग को बेचारे वाले वे में नहीं, हमको उसके दृष्टिकोण में घुस करके समझना है कि वो कैसे फ़ील कर रहा है, कैसे सिचुएशन को देख रहा है। और सिम्पैथी में रिस्पेक्ट वाला पॉइंट नहीं रहता है, क्योंकि आप अगले को नीचे पायदान पे देख रहे हैं। एम्पैथी में क्या होता है, रिस्पेक्ट वाला पायदान रहता है, क्योंकि अपनी तो आप रिस्पेक्ट करते ही है ना, तो अब आप उसको अपने की तरह देख रहे होंगे। जितना आप स्वयं का रिस्पेक्ट करते होंगे, उतना आप उसका करते हैं। तो ये एम्पैथी का, तो इसने एम्पैथी का कांसेप्ट दिया। इसके पहले एम्पैथी का कांसेप्ट था नहीं। बिहेवियरिस्ट तो जो है पूरा रैश मॉडल था। ये तो साफ कह रहा था कि भाई जो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, हम तुम क्या हो, कौन, हमको उससे कोई मतलब नहीं। साइको एनालिस्ट क्या कह रहा था? साइको एनालिस्ट क्या कह रहा था? हमको तुम्हारे एनवायरनमेंट से ज़्यादा मतलब है। तुमसे ज़्यादा हम मुझे इस बात से मतलब है कि तुम्हारे साथ बचपन में क्या-क्या हुआ था, ठीक है? तुम्हारे अवचेतन इसमें क्या चल रहा है? तुम्हारे चेतन और उससे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। थर्ड फोर्स आया ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी यहीं पे जाके। ये तो ये वही चीज़ था, जब इंसान को बोला कि भाई तुम लोगों ने लैब एनिमल बना दिया इंसान को। इंसान की अपनी एक पहचान है, गरिमा है, ब्यूटी है। थोड़ा देखो उसको। इस पर्सपेक्टिव से आया ये चीज़। अब इसके बाद आता है ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। ये एक अलग साइकोलॉजी है। भारतीय जनमानस ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए आज भी मैच्योर नहीं हुआ है। इसीलिए जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो हम लोग का साइंटिफिक सेल्फ जो है ना, कई बार इसको शक की दृष्टिकोण से देखता है। ये कैसे, वो कैसे? पर फ्यूचर में आगे चीज़ें जो है ना ऐसे है, स्पिरिचुअलिटी जो हम लोग कहते हैं, उसको बहुत दिन तक जो है ना उसको दोयम दर्जा दिया गया है, पर बहुत दिन तक वो रहेगा नहीं, ऐसे करके। अब इसके अलावा पोटेंशियल फिफ्थ फोर्स इन साइकोलॉजी आने वाला है, जिसको कहते हैं न्यूरो साइंस या कॉग्निटिव वाला वो चीज़। तो ये फिफ्थ फोर्स इन साइकोलॉजी हम लोग के टाइम में बनने वाला है। ये- पहले फोर्थ को देख लेते हैं, ट्रांसपर्सनल। ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी आमतौर पे हम लोग का सिलेबस निबट जाता है थर्ड फोर्थ तक, ठीक है? ट्रांसपर्सनल, ट्रांस मतलब बियॉन्ड, के आगे। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? व्यक्ति की बात कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। व्यक्ति से आगे अर्थात समाज, समझे? उसके बाद पर्सनल डेवलपमेंट में और आगे जाते हैं। तो मेनली क्या है ना कि मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी में ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी को जगह बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल ग्रोथ के आगे जाता है। एक लाइन होती है, एक सीमा होती है पर्सनल ग्रोथ की। फॉर एग्जाम्पल,
कोई ऐसा व्यक्ति आपने नेट पे देखा होगा जिसको आप मानते हो एक ह्यूमन डेवलपमेंट का एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, पर आप देखोगे ना उस व्यक्ति से मिल के या उससे ऐसे भी एक दृष्टिकोण से उसको देखते हैं तो एक सीमा थी, वो छू लिया, अब उसके बाद आगे कहाँ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी है, हाँ मेरे में कम्युनिकेशन स्किल डेवलप मेरे में नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मुझ में एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल आ जाए, मैं लोगों से जब बातचीत करूं तो उनको मुझसे जुड़ाव महसूस हो, वो उनकी बातें मैं समझ पाऊं, मेरी बातें वो समझ पाए। ठीक है, गजब गिफ्ट चाहिए कम्युनिकेशन स्किल का। कोई पैदा नहीं होता कम्युनिकेशन स्किल के साथ, हम भी नहीं हुए थे, हम भी बहुत शर्मीले, मतलब बहुत कम बोलने वाले होते थे, मतलब हम जो बोलते थे ना हम कुछ और समझ के बोलते थे लेकिन उसका मतलब कुछ और निकल जाता था। इतना खराब मेरा कम्युनिकेशन स्किल था। क्यों? क्योंकि आप जो बातें कह रहे हैं उसका कॉमनली अर्थ समाज में कैसे लिया जाता है ये भी पता होना चाहिए। नहीं तो आप अपना सत्य कह देंगे लेकिन आपका वो सत्य अगले के सत्य में ट्रांसलेट नहीं होगा। तो मेरी ट्रस्टवर्दीनेस बिल्कुल कम थी। लोग मेरी बात पे भरोसा, हम बोलते थे कुछ और समझ के, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड थे हम। तो हम मिसअंडरस्टूड हैं तो इसके पीछे कारण क्या है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं है, तभी तो हम मिसअंडरस्टैंड हो जा रहे हैं सबके द्वारा, या फिर मेरे आस-पास के लोगों की नहीं। हमने काम करना शुरू किया कम्युनिकेशन से, अब मेरे साथ ये कभी प्रॉब्लम नहीं होता। हम जो बोलते हैं व्यक्ति को जैसा बोलते हैं, साफ-सुथरा बोलते हैं और उसको वही समझ में आता है। मिसअंडरस्टैंडिंग का कहीं कोई स्कोप नहीं होता। एक पॉइंट पे, एक लड़के को कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना था, हो गया डेवलप, ठीक है? अब क्या करेगा वो? फिजिक डेवलप करना था, बॉडी बनाना था, बन गई बॉडी। अब क्या करेगा? पढ़ाई में अच्छा करना था, हो गया, अच्छा कर लिया, ठीक है? रेस्पेक्टेबल एक अच्छा पर्सन बनना था जिसको कि छोटे लोग, मतलब जो बच्चे होते हैं घर के, उसको एक आइडियल वे में देखना था, वो भी हो गया। हॉबीज़ बहुत सारी होनी चाहिए थी, बहुत मल्टीपल हॉबीज़ और क्रिएटिविटी चाहिए थी, वो भी हो गया। लगाते जाओ, लिस्ट में जो टिक अपना लगाते जाओ, ठीक है? म्यूज़िक सीखना था, सीख लिया। पेंटिंग करना था, कर लिया। एक ऐसा आदमी बनना था जिसको कि कोई व्यक्ति उसके पद से रिस्पेक्ट ना करे, उसके गुणों से रिस्पेक्ट करे, हो गया, प्राप्त हो गया, ठीक है? जीवन में बेरोज़गार भी हो तो भी हमको जो है ना रोज़गार वाले से ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है अपने सोसाइटी में मिले, वो भी हो गया। अब बोलो, कहीं तो जाके रुकोगे, सब चीज़ अचीव कर लिया, अब क्या चाहिए? नेक्स्ट क्या? व्हाट नेक्स्ट? ये प्रश्न आता है ना, आगे कहाँ जाओगे? जितने भी फिज़िकल गोल्स हैं ना वो एक टाइम के बाद पूरे हो जाएँगे। अभी नहीं पूरे हुए या नहीं पूरे लग रहे क्योंकि उस वे में तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, प्लान नहीं कर रहे हो, अपने आप को झोंक नहीं रहे हो, ठीक है? आप शायद डिस्ट्रैक्शंस में बिज़ी हो, जिससे मैट स्ट्रिक्ट डिसीज़न आप नहीं ले पाते हो कि हमको अपना टाइम और इसमें सिर्फ़ यहाँ लगाना है तो यहाँ लगाना है, वो नहीं कर पा रहे। जिस दिन आप अपने हाथ में ले लिए कमांड, सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? यही है ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, ठीक है? व्हाट नेक्स्ट? उसके आगे क्या? उसके आगे फिर आती है स्पिरिचुअलिटी, उसके आगे आती है फिलॉसफी, ठीक है? तो आप उसके आगे आता है मेडिटेशन, जिसको हम लोग थोड़ा गूढ़ और रहस्यमयी वो चीज़ कहते हैं ना, जब सिंपल-सिंपल सारा चीज़ें आप अचीव कर लेंगे तो कहाँ जाएँगे? ज्ञान की खोज करते-करते कहाँ जाओगे? कुछ कॉम्प्लेक्स विषयों में आप कूदोगे जा करके, स्पेशल सर स्किल से व्हाट डेवलप। के बाद क्या लिखे हैं? व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या? NEXT, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जब आती है, स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, फिलॉसफी की बात आती है, मेडिटेशन की बात आती है, तो यही सब आता है ना। उसके बाद कॉन्शसनेस की अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस। अब मेरा जो है शौकिया डोमेन यही सब है। अगर निजी या शौकों की बात हम करें, तो अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस जो है, ये एक ऐसा चीज़ है जो कि हमको बहुत ज़्यादा भाता है। हम अलग-अलग अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस हम फ़ील करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग-अलग टाइप के हम प्रैक्टिसेज़ करते हैं। कई बार अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस में आप हमको अगर वैसे हम ज़ोन में आप मिलेगा तो कहिएगा कि सर लगता है गांजा पिए हुए हैं, आँख चढ़ा हुआ है, आवाज़ भारी है और ऐसे कोई नशा कर लिया है। तो उस अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस को कैसे चैनलाइज़ कर दिया किया जाता है? ब्रीथ प्रैक्टिसेज़ के द्वारा, वो कहाँ मिलेगी? स्पिरिचुअलिटी में। तो अलग-अलग स्टेट को जो है, वो महसूस करना और जानना कि उस समय चेतना में क्या महसूस होता है। मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस कहते हैं ना, रहस्यमयी अनुभव, समय से परे का अनुभव, ये सब चीज़ों में। तो इन सब चीज़ों का क्या है, एक सही
तरीका है करने का, एक विधि-विधान है। योग में, हठ योग में, ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, तरह-तरह के मेडिटेशन है। तो वो चीज़ों का अब हमको शौक हो गया, तो हम वो चीज़ें कर रहे हैं। यही बात कर रहा था ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी की, एक टाइम के बाद जो है उसके आगे व्यक्ति कहाँ जाएगा? तो उसके आगे व्यक्ति यहाँ जाएगा, वही चीज़ होगा। तो अलग-अलग ब्रीथिंग से। अब क्या है कि जो व्यक्ति उसको मेथड से रिगरस प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाएगा, ठीक है? उसकी मतलब कहा जाता है कि इन सारी चीज़ों में दिल का साफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके दिल में थोड़ी-सी भी गंदगी रह जाएगी, तो ये चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेगी। दिल का साफ होना आज के समय में बहुत मुश्किल है। उसके लिए दिल का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, कि आपके साथ कोई बुरा भी कर दिया ना, तो भी आपको इतना काइंड होना चाहिए कि नहीं भाई कोई बुरा विचार नहीं है, अच्छा चलो कोई बात नहीं। बहुत काइंडनेस हो रही है वो चीज़ें। धीरे-धीरे, धीरे जा करके ओवर द टाइम ना कुछ महीनों, सालों तक ऐसी साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस करते-करते वैसा डेवलप होने लगता है। तब जाके आपको अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस ये सब चीज़ें आएँगी। लेकिन आज की जनरेशन को कहाँ वो चीज़ करना है, वो लॉन्ग टर्म प्लान में कहाँ देखता है, वो तो सोचता है डीएमटी लेकर के आओ, एलएसडी लेकर के आओ, ठीक है? गांजा लेकर के आओ, अफ़ीम लेकर के आओ, सोंट लो और उसके बाद जो है ना, उन एक्सपीरियंसेस और रियाम में चले जाओ, ठीक है? हैलुसिनेट करो चीज़ों को। तो वैसे ही करके जो है क्या है, एक हम आप लोग को बताए थे एक्सपेरिमेंट जिसमें कि कोई व्यक्ति जो हैलुसिनेट कर रहा था, वो बोल रहा था कि यहाँ पे ऐसे-ऐसे हैं। लोग उस फिगर्स को नहीं देख पा रहे थे। उसके कॉर्निया का जब किसी कैमरा से फ़ोटो लिया गया, तो उसके कॉर्निया पे वो इमेज बना। दैट मीन्स कि उसको वो चीज़ें वाक़ई दिख रही थी, उसका माइंड क्रिएट नहीं कर रहा था। तो वो जो विज़िबल रेंज से बाहर के लाइट को देख कर के उसका इमेज कंस्ट्रक्ट किया, वो किस ज़ोन में था? तो उसको वो दिया गया था, कुछ डीएमटी या कुछ उसको दिया गया था। जिसके बाद जो है उसका चित्रण किया गया। तो ये पाया गया कि नहीं, एक्चुअली में वो चीज़ें उसको दिख रही है, केवल हैलुसिनेट नहीं कर रहा है। एक स्टडी है, एक ऐसे एग्ज़ाम्पल हम आप लोग को बताएँ। तो ये सब चीज़ें जो आती है कहाँ ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी में आती है। अब ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी के साथ दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसकी साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं है। अब जिस चीज़ की साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं है, जिसको लैब में करके नहीं दिखाया जा सकता, जिसको बार-बार रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, वो चीज़ें जो है बहुत दिक्कत के डोमेन में आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिटेशन का खाना से बहुत ज़्यादा लेना-देना है। अगर हम किसी दिन नॉन-वेज खा लिए दोस्तों के प्रेशर में आकर के, एकदम संभव नहीं है कि मेरा ध्यान लगेगा। जब तक वो पूरा नॉन-वेज मेरे सिस्टम से 24, 48 या 72 घंटे में बाहर नहीं होगा, तब तक हम उस ध्यान के उस पॉइंट पर नहीं पहुँच पाएँगे जो हम पहुँच पाएँगे। तो नहीं पहुँच पाएँगे तो क्या होगा कि हम कितना भी प्रैक्टिस करेंगे, तो अगर आप ईईजी मशीन लगा दो मेरे स्काल्प पे ब्रेन वेव्स डिटेक्ट करने के लिए, तो ब्रेन वेव्स डिटेक्ट नहीं होंगे। तो इतने फैक्टर्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए कि साइंटिफिक रूप से ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बन जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो हम लोग पढ़े थे एक्सपेरिमेंट के टाइप, है ना? कि एक जो है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होता है और एक नेचुरल ऑब्जर्वेशन होता है। तो नेचुरल ऑब्जर्वेशन में बहुत दिक्कत है। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन ही कर सकते हैं, किसी लैब में किसी एक सर्टेन बिंदु को पकड़ के। पर ये चीज़ें हो कहाँ रही है? हो रही होती है नेचुरल एनवायरनमेंट में और बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे हम ये बोले कि रेडियो स्टेशन में मेरे बारे में ये फ़ेमस है कि एक साथ 3-4 अलग-अलग आवाज़ों को सुन सकता है। जैसे ऑडियो एडिटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे सॉन्ग भी बज रहा है और यहाँ पे भी बात भी कर रहे हैं। तीनों चीज़ हम एक साथ कर रहे होते हैं, एक टाइम पे 3 आवाज़ होते हैं, तीनों को प्रोसेस कर रहे होते हैं। पर हर समय हम वैसा नहीं कर पा रहे होते हैं, ये भी चीज़ है। तो अब इस चीज़ को क्लेम करने का क्या मतलब है? अगर मैं क्लेम करूँ कि हाँ, ऐसा-ऐसा है और फिर आप लैब बिठा कर के कर जाओ और उसमें से जो है कभी आए और कभी ना आए, तो क्या वो रिलायबल होगा? नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें ना इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा आती है। कभी होता है, कभी नहीं होता है। कब हो जाएगा, कब नहीं हो जाएगा, वैसे एक्सपीरियंस है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट थोड़ा है उसको फैक्टराइज़ करना कि अलग-अलग फैक्टर्स में डालना। तो साइंटिफिक नेचर की कमी होने के कारण ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा फोर्थ फोर्स के रूप में इसको लोग नहीं देते हैं मान्यता। मेनस्ट्रीम साइकोलॉजी में इसको नहीं अपनाते हैं। तो फिर सर इसको हम लोग क्यों फोर्थ फोर्स कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे इन तीनों ने बदला साइकोलॉजी को, वैसे इसने भी बदला। भले ही आप इसको मान नहीं रहे हैं, लेकिन बदलाव लाता है ये। जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन आपको स्ट्रेस से जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम आता है, आपको ट्रॉमा से निकालने में काम आता है। डिपर्सनलाइज़ हो गया है कोई व्यक्ति, ठीक है? तो उसकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो गई है, पूरे स्ट्रेस में है, बहुत भयानक जो है मतलब मानसिक आघात लगा है। उससे बाहर निकालने में काम आता है ध्यान, मेडिटेशन वगैरह ये सब चीज़ें। तो काम कर रहा है, उपाय कर रहा है। कई बार ऐसा है कि क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी लगाया गया,
हिप्नोसिस किया गया, एसआर मॉडल सब कुछ लगाया गया, कुछ काम नहीं किया और उस व्यक्ति को केवल ध्यान कराया गया 40 दिन तक और वो हील कर गया। और हम जिस ग्रुप में थे, हम तो ऐसा-ऐसा केस देखे थे। एक ऐसा ट्रॉमा एक लेडी को लगा था। हम लोग वो पढ़ते हैं ना मनोदैहिक रोग, याद है आप लोगों को? जी सर। कुछ मानसिक आघात लगा तो उसका शरीर पे असर पड़ गया, जैसे कि मानसिक आघात के बाद से किसी की बोली चली गई या किसी का कोई हाथ नहीं काम करने लगा उसके बाद से। तो एक केस हम देखे थे अपने अपने खुद के उस मेडिटेशन ग्रुप में जहाँ से हम शुरू हुए थे सबसे पहले। तो एक लेडी थी, उनके हस्बैंड मर गए थे और हस्बैंड से बहुत अच्छा उनका बॉन्डिंग था, मतलब सोलमेट नहीं कहते हैं वैसे करके। फिर उनके माँ-पापा भी मर गए कोविड के टाइम में। और एक बार क्या हुआ कि वो बहुत रोते-रोते ऐसे ही बेड पर थी, मतलब उनको बहुत ज़ोर से ऐसे ट्रॉमा का अटैक आया, रोते-रोते मानसिक आघात आया और उसके बाद से वो बेड पर से कभी उठ ही नहीं पाई। उनका शरीर ही नहीं काम करता था। तो उस ग्रुप में ऑनलाइन जो मेडिटेशन चलता था, तो वो भी किया करती थी। तो 40 डेज़ का हम लोग का वो चला था और उस 40 डेज़ के अंदर हम लोगों ने देखा उनका इतना ट्रॉमा रिलीज़ हुआ था, उनका रोना, उनका ये वो होना और एक टाइम के बाद पता चला कि वो जो है ना उठ रही हैं, चल फिर रही हैं और अभी इधर 2-3 महीने पहले हम अपने उस योगा ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे देखे कि वो लेडीज़ पॉडकास्ट में बैठी अपना एक्सपीरियंस बता रही है ठीक-ठाक। तो ये कैसे सही हुआ? वहाँ तो कोई साइकोलॉजी नहीं लगा, कोई स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल नहीं लगा, कोई तंत्र-मंत्र है ना, कोई ओझागिरी कुछ भी नहीं हुआ, ना मेडिसिन हुआ। तो वहाँ पे क्या था? तो वही चीज़ था कि 40 डेज़ का क्रिया योग का कैंप जो है, वो की थी हम लोग के साथ में उस टाइम पे। तो उसमें जो है उसके वो चीज़ बहुत सारी चीज़ें होती है, अब उसको मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस आप कह सकते हैं। क्यों मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस कह सकते हैं? क्योंकि हम थोड़ा-सा उस ज़ोन में जा रहे हैं कि क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे होती थी। मेरे लिए ये बहुत आश्चर्यजनक था ये बात सोच भी पाना और इमेजिन भी करना कि कोई व्यक्ति दिमाग में क्या सोच रहा है वो अगले को पता चल जाए। हम रीज़निंग के थ्रू कैलकुलेट कर सकते थे बहुत ज़्यादा अगर दिमाग लगाइए तो रीज़निंग के थ्रू, एक्शंस के थ्रू, पॉसिबिलिटीज़ के थ्रू कि ये बोला होगा तो ये सोचा होगा, ऐसे-वैसे करके मतलब लॉजिकल इंटेलिजेंस का यूज़ करके। लेकिन इस बात का पता चलना कि कोई व्यक्ति क्या सोच रहा था, ये एग्ज़ैक्ट ऐसे पता चल जाना तो ये बहुत मतलब कमाल की बात हो जाती है कई बार। ऐसे कैसे हो सकता है? तो उस टाइम मेरा जिस टाइम पे हम उस ग्रुप से जुड़े थे, तो मेरा मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था, हम बेड पे पड़े रहते थे। और हम ऐसे आदमी हैं जो कि कभी स्थिर नहीं रहता है, मतलब हमको लगता है कि उसके पहले शायद ही हम जीवन में कभी रुके होंगे। सोए हैं तभी रुके हों, हैं नहीं तो नहीं फिर। हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं। अब वैसा आदमी दिन भर बेड पे पड़ा रहे, तो लगता था हम पागल हो जाएँगे। तो मेरी कोई फ्रेंड थी वो बाहर की, तो उसने वो बताया कि ऐसे-ऐसे हम लोग ऐसे मतलब साइकोलॉजी के ही थे, तो मेडिटेशन पे, आत्मा ये सब चीज़ों पे बातें करते थे, पैरासाइकोलॉजी पे। तो बोली कि ऐसे-ऐसे एक प्रोफ़ेसर हैं साइकोलॉजी की और वो जो है साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो उनका एक मेडिटेशन का वो चीज़ है, तो तुमको देखना है। तो हम अब वो उसका क्रेडिट ऐसा था मेरी नज़र में कि कोई आलतू-फालतू आदमी को तो वो रिकमेंड करेगी नहीं। तो हम बोले कि ठीक है, कर लेते हैं और हमको ध्यान-व्यान ये सब ना बेकार चीज़ लगता था। भाई क्या ये सब फालतू है, आँख बंद करके बैठ गए, साँस ले रहे हैं अंदर बाहर, तो बॉडी तो रिलैक्स हो ही जाएगा। तो रिलैक्स हो गया तो लोगों को कहानी सुना रहे हैं कि ये वो। तो हमको ना मतलब ये सब हास्यास्पद और बकवास चीज़ें लगती थी कि ठीक है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, न्यूरोसाइकोलॉजी के स्टूडेंट थे हम। केवल फिजियोलॉजी के टर्म में समझते थे। तो गए उस ग्रुप में, एक दिन क्या हुआ क्लास से 2-4 मिनट पहले हम घुस गए। तो 2 लोग बात कर रहे थे, जो हम लोग की मास्टर थी, वो बात कर रही थी मैम और तो वो लोग बात कर रहे थे, उनको पता नहीं था कि हम क्लास में जॉइन कर चुके हैं, उस संजोग से। तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे किसी थर्ड पर्सन के बारे में, वो बोल रही थी कि वो ऐसे-ऐसे बोल रहा था और मन में ऐसे-ऐसे सोच रहा था। हम पूछे तो ऐसे जवाब दे, फिर मन में ऐसे करके सोचे। और वो लोग इतना नॉर्मली बात कर रहे थे ना कि लग रहा था कि जैसे हाँ, ये तो आम चावल चुनने, सब्जी खरीदने की बात है। सुन रहे थे, मेरा कान खड़ा हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है? या तो इन लोग का हिला हुआ है या तो मेरा हिला हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर वहाँ पे अपने अंदर का जाग गया जासूस, हम बोले अब तो हम 40 दिन करेंगे, पता लगाएँगे ये लोग करते क्या हैं, क्या हो रहा है। तो हमको बिलीव बिल्कुल नहीं था इन चीज़ों पे। डेली-डेली ध्यान कराया जाए, आँख यहाँ आँख बंद करके यहाँ कभी मोबाइल चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है ऐसे-वैसे। फिर लास्ट में मैम पूछे, "क्या ब्रजेश कैसा रहा?" "हाँ, बढ़िया रहा मैम।" "कैसा रहा? बढ़िया?" "हाँ, बहुत पीसफुल लगा।" ठीक है? कौन बैठ करके 1 घंटा तक ध्यान करता है यार? 10 मिनट तो आँख बंद हो नहीं सकता। तीसरे-चौथे दिन और माइंड में फालतू-फालतू बात आता था कि ये लोग मतलब इतने रईस लोग हैं, इतने इंग्लिश-विंग्लिश बोलते हैं, वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, ये लोग क्या जानेंगे योग-वोग और ये सब चीज़ें।
योग संन्यास तो अलग चीज है, घर वर छोड़ना पड़ता है उसके लिए। तो ऐसे ऐसे माइंड में हम सोचते रहते थे, वो लोग उधर से कमांड दे, हम इधर से हंसे। तीसरे दिन क्या बोलते हैं कि ब्रजेश अगर कोई चीज में बिलीव नहीं है तो करना क्यों है? ठीक है, अगर थाउट लेवल पे ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो क्विट कर जाओ, नहीं करना है। मेरा दिमाग का हवा हो गया। ये कैसे इन लोग को पता चला? अभी 3 दिन पहले ये लोग बात कर रहा था, अभी हमको ये चीज बताई। तो एकदम दिमाग का हो गया हवा, ऐसे कैसे हो गया? और उसके बाद हमको भी लगा कि नहीं, अब हमको भी करके देखना चाहिए क्या है। तो फिर करने लगे, तो फिर अलग अलग ही अनुभव हुए बहुत सारे। खैर, उन सब अनुभवों को अभी हम नहीं बताएंगे। तो मेन चीज है कि मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस जैसे भी चीजें होती है, इसी कारण से फोर्थ फोर्स इसको कहा गया। अगर नहीं होता तो ये ना आपके बुक में और स्ट्रीम में नहीं आता। लैब में करके दिखाना मुश्किल है, पर चीजें हो रही है और की जा रही है। टेलीपैथी का नाम सुने हैं कोई आप लोग? रिमोट व्यूइंग, टेलीपैथी, ये सब चीजें अगर कभी एक्सपीरियंस कर लीजिएगा ना, तो तब समझ में आ जाएगी ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी रियल है। तो वैसे जाकर के चीजें होती है। इसी का ब्रांच आगे जाकर के निकला एक पैरा साइकोलॉजी, जिसको भूत विज्ञान लोगों ने कह दिया है। हमको पैरा साइकोलॉजी बकवास लगता है, सच पूछिए तो। ट्रांसपर्सनल तक तो ठीक है, हमको नहीं है इस पे यकीन। लेकिन आ गया है, अभी सिलेबस में आ गया है पैरा साइकोलॉजी, बहुत जगह पे कोर्सेज भी होते हैं इसके। इसके बाद 4 फोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी यहीं खत्म हो जाती है। अब आता है 5th फोर्स, जो फ्यूचर में आने वाला है। ठीक है, इसमें आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, समझ लीजिए, न्यूरो साइंस समझ लीजिए। ठीक है, और कॉग्निटिव न्यूरो साइंस, यानी ब्रेन के अंदर वाला कॉग्निटिव साइकोलॉजी, एआई वगैरह ये सब आ गया। तो ये 5th फोर्स है, और ये एक बहुत अच्छा वक्त है इस चीज में घुसने का। हालांकि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, और 5th फोर्स में साइकोलॉजी के बैकग्राउंड के अलावा सब लोग घुस रहे हैं। साइकोलॉजी वालों के लिए ही जगह कम पड़ जा रही है। इंजीनियरिंग वाले बच्चे भर भर के घुस रहे हैं इसमें, कॉग्निटिव में, न्यूरो साइंस में। मेडिकल वाले घुस रहे हैं, और साइकोलॉजी वालों को एकदम, ए तुम लोग आर्ट्स वाला जी हटो, ऐसा वाला ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो हमको खुद इसमें घुसना बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये बहुत सही वक्त है। अगर आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी या ऐसा कुछ आपको कोर्स मिल जाता है पीएचडी करने के लिए, या मास्टर्स कोर्स भी मिल जाता है, तो बिल्कुल घुस जाइए। आप 5th फोर्स के हिस्सा बन जाइएगा, फिर क्या पता कल को बुक्स में भी नाम आ जाए इन्हीं लोगों के साथ, जैसे मैस्लो वैस्लो का पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये जो है ना 4 to 5 फोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में पूछा जा सकता है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च सबके पास लिखा हुआ है ना, जी सर। वो देख लीजिएगा। एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में पता है? बताइए कोई एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में जितना जानते हैं, उसी के बेसिस पे। कोई सुना है कि नहीं सुना एक्सपेरिमेंटल मेथड? कोई ये नहीं। सुने हैं सर। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, नाम से पता चल रहा है एक्सपेरिमेंट करना है। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है? कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बताने के लिए होता है, कॉज एंड इफेक्ट। कोरिलेशनल मेथड में क्या होता है? कॉज इफेक्ट देखते हैं, नहीं देखते हैं। किस में देखते हैं? एक्सपेरिमेंटल मेथड में, कि किसका कारण क्या है और किस चीज के कारण क्या परिणाम आया। तो इसमें क्या करेंगे, 2 वेरिएबल्स हम लोग लगाएंगे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये सब लिखिएगा आंसर में। साइकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये। वेरिएबल, दोनों में वेरिएबल, इसलिए बीच में लिख दिया। उसके बाद क्या कीजिएगा, हाइपोथेसिस बनाइएगा, है ना। तो आपको पूछेगा कि एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है, तो बोलिए कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मेथड है साइकोलॉजी में, जिसमें क्या होता है, कंट्रोल्ड कंडीशन में चीजें होती है। जाहिर सा है कि कंट्रोल्ड कंडीशन में ही होगा, नेचुरल वे में होगा नहीं। एक्सपेरिमेंट जब भी होगा लैब में होगा। और क्यों किया जाएगा? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जानने के लिए किया जाएगा। 2 वेरिएबल्स बनाए जाएंगे, वेरिएबल्स सॉरी, वो वेरिएबल्स को क्लासिफाई किया जाएगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद 2 ग्रुप बनेंगे। कौन कौन से ग्रुप बनते हैं?
सर थोड़ा सा नीचे कीजिए। करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया हाइपोथेसिस। फिर ग्रुप बनेंगे। कौन कौन से ग्रुप बनेंगे? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनेंगे और कंट्रोल ग्रुप बनेंगे। ऐसे ही तो होता है एक्सपेरिमेंट। क्या इसमें विशेष है? कुछ नहीं है। आसान क्वेश्चन है, आसान आंसर है, खाली पॉइंट बना करके लिख देना है। इसके बाद क्या होगा कि जब ये चीज करेंगे तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में, या एक्सपेरिमेंटल मेथड पूछा जाए या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पूछा जाए, एक ही बात है। ये सब कर लेंगे तो आपके पास एक डेटा होगा। उस डेटा को क्या कीजिएगा? खाइएगा तो नहीं, एनालिसिस ही कीजिएगा। डेटा एनालिसिस कर देंगे, सिंपल। एक्सपेरिमेंटल मेथड देखिए करके लोगों को लगता है बाप रे क्या क्वेश्चन पूछ दिया। कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, सब एकदम मूढ़ी के जैसा है ना। देख के बहुत बड़ा लग रहा है, चबाए तो चर से खत्म हो गया। ठीक है, बस यही है। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा? डिसएडवांटेज में क्या होगा कि चूंकि कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है, और कंट्रोल्ड कंडीशन में कोई भी चीज किया जाएगा तो रियल वर्ल्ड पे उसका क्या होगा? अप्लाई अप्लाई करने में थोड़ा कम प्रभावी होगा। कॉमन सेंस की बात लगाइए। ठीक है, ये चीज हो गया डिसएडवांटेज में। और एडवांटेज में क्या हो जाएगा? एडवांटेज में ये होगा कि वेरिएबल के ऊपर अच्छा कंट्रोल है हम लोग का, तो बाहरी जो फैक्टर है वो रिसर्च को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या? एक्सपेरिमेंटल वे में किया गया है, कंट्रोल्ड कंडीशन में किया गया है, तो बार बार रिपीट किया जा सकता है, तो सेम फाइंडिंग आएगी। तो इसका रिपीटेशन जो है यानी रिलायबिलिटी हाई होगी। जो सब हम लोग पढ़े हैं वही सब जो है उसी को देखना है उस क्वेश्चन के अंदर और लिख देना। कुछ भी मत लिख दीजिएगा। पढ़ने से हम लोग का दृष्टिकोण डेवलप हुआ और उसी को जाके आंसर में उतारना है अब। तो यही है। ये 3 क्वेश्चन मेरे अनुमान से आना चाहिए। देखिए अब क्या होता है। एक्सपेरिमेंट मेथड के टाइप में तो नेचुरल भी होगा ना? हाँ, टाइप में नेचुरल भी। नेचुरल एक्सपेरिमेंटल मेथड में नेचुरल नहीं आएगा। नेचुरल एक्सपेरिमेंट आता तो है पर हाँ तो फील्ड हाँ, एक्सपेरिमेंट हो गया, लैब हो गया, हाँ नेचुरल लैब हो होता है, गया। फील्ड होता है, नेचुरल भी इसमें आता है। पर एक्सपेरिमेंट हाँ मेथड के अंदर जो नेचुरल आएगा तो उसमें भी एक्सपेरिमेंटेशन का कुछ तो आएगा। जैसे एक हो गया कि टोटली नॉन एक्सपेरिमेंटल नेचुरल मेथड हो गया, उससे तो अलग हो जाएगा ना ये। हाँ अगर हाँ। नॉन एक्सपेरिमेंटल वे में आपने किया है इसको तो उससे अलग हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल भी है तो फिर भी तो इसमें एक्सपेरिमेंट वाली बात है कुछ हद तक। डिग्री ऑफ कंट्रोल हाँ का अंतर हो जाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया ये पूरा एकदम से। डिग्री ऑफ कंट्रोल की बात है कि अगर डिग्री ऑफ कंट्रोल एकदम, मतलब जितना आप चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं वो एकदम इतना बाहर है कि वो एक्सपेरिमेंट के जोन से बाहर हो गया, तब तो वो नॉन एक्सपेरिमेंटल नेचुरल रिसर्च हो गया। और जब इतना है हाँ कि डिग्री ऑफ कंट्रोल तो है लेकिन इतना भी टाइट नहीं है कि एकदम आर्टिफिशियल हो जाए, तब आप उसको नेचुरल कह सकते हैं। कितना हद तक आप मैनिपुलेट कर रहे हैं चीजों को, या फिर नेचर को मैनिपुलेट करने दे रहे हैं। मान लीजिए 4 वेरिएबल हम लगाए, ठीक है, 4 वेरिएबल लगाए, 4 में से 2 वेरिएबल नेचर से कंट्रोल हो रहा है और बाकी उसका जो है आउटपुट 2 वेरिएबल पे हम देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया? एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया नेचुरल स्टडी के अंदर, मतलब सॉरी क्या बोल रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल, नेचुरल एक्सपेरिमेंट को आपने यूज किया एक्सपेरिमेंटल के अंदर। पर जहां एन नंबर ऑफ फैक्टर्स है, आप एक डिजाइन नहीं बना पा रहे हो, आप एक निश्चित रूप में प्रारूप नहीं बना पा रहे हो, इतने सारे फैक्टर्स है, कोई भी फैक्टर्स कहीं से भी आ जाता है, तो कॉज एंड इफेक्ट आप नहीं देख पा रहे हैं उसका, तो वो आएगा क्या एक्सपेरिमेंटल में? तब वो नहीं आएगा। समझे? तो हाँ। वही है कि नेचुरल एक्सपेरिमेंट कब आएगा एक्सपेरिमेंट के अंदर और कब आएगा, कब एक्सपेरिमेंटल मेथड के बाहर आएगा, ये उसके एक्सपेरिमेंट को देख करके समझना होता है। चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, एक काम था हमको आप लोगों से, इसी